वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th का फ़िज़िक्स का हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है। देखो, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो है आपका यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, आई नो, बट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ। दैट्स वाई कि हमारा जो सेकेंड चैप्टर है उसको हम पहले पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर को भी पढ़ाएंगे इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना अगर पसंद आए तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो चैप्टर नंबर 2 है हमारी बुक में वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो हमारा चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मोशन की, तो हमने ये 9th क्लास में भी पढ़ा है कि हम मोशन किसे कहते हैं और रेस्ट किसे कहते हैं। ये जो दो टर्म है ये सबसे पहले बात की जाती है इन्हीं के बारे में। तो जो हमने 9th में पढ़ा है कि मोशन किसे कहते हैं, मोशन इज़ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम रिलेटिव टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। दैट्स मीन्स कि आपका जो मोशन है, मतलब कि आपका जो गति है उसके पोजीशन में, मतलब पहले वो मान लेते कि पहले वो यहाँ थी, फिर वो यहाँ गई, फिर वो यहाँ गई, फिर वो यहाँ गई और फिर वो अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुँच गई। ठीक है, तो ये जो ये लगातार इसके बीच में मोशन हो रहा है इसी को हम बोलते हैं मोशन। मतलब कि जो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से मूव किया, उसकी पोजीशन में लगातार जो चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं गति यानी कि मोशन। ठीक है, जो कि एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से कनेक्टेड होता है। अब रेफरेंस क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं मोशन के बाद आता है एक और टर्म जिसका नाम है रेस्ट। रेस्ट तो सबको ही पता होगा। रेस्ट इज़ अ स्टेट वेयर एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग और अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस ओवर टाइम। ठीक है, रेस्ट जो होता है आपका वो कैसे, विरामावस्था कैसी होती है, मतलब कि एक स्टेट होता है जिसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि जो हमारी वस्तु है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, यानी कि वो विरामावस्था में है। ठीक है, तो होपफुली कि आपको मोशन एंड रेस्ट तो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एक न्यू टर्म की जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे बात की ना हमने कि रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग मोशन बताते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑरिजिन और अ कोऑर्डिनेट एक्सिस रिलेटिव टू विच द पोजीशन एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड। ओके, जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसका मतलब ये होता है कि पहले हम मान लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा है और उसके सामने से कोई बस जा रही है या कोई ट्रेन जा रही है या मान लेते हैं कि कोई कार जा रही है, कोई व्हीकल जा रही है। ठीक है, और वो बंदा यहाँ पर खड़ा है और उस व्हीकल को देख रहा है। तो अगर हम इस बंदे के, मतलब जो ये यहाँ पे जो ये खड़ा है, ये आदमी जो यहाँ पे खड़ा है, अगर हम इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, मतलब अगर हम इसके नज़रिए से देखें, तो वो जो व्हीकल है वो क्या है, मूवमेंट कर रही है, उसके अंदर मोशन हो रहा है आगे की तरफ, आगे जा रही है ना, तो उसके अंदर मोशन हो रहा है आगे की तरफ। लेकिन अगर हम उस गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, मतलब जो उसके अंदर बैठा हुआ आदमी है, अगर हम उसके दृष्टिकोण से देखें, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, तो ये जो ये यहाँ पे आदमी खड़ा है ये पीछे की तरफ मोशन कर रहा है, अगर हम इसके नज़रिए से देख रहे हैं जो कार के अंदर है। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हो। जैसे यहाँ पे एक आदमी है, ये यहाँ पे खड़ा है, कोई व्हीकल उसके सामने से जा रही है, तो अगर हम व्हीकल के नज़रिए से देखेंगे, व्हीकल के अंदर जो इंसान बैठा हुआ है, जो उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, अगर हम उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, तो ये जो यहाँ पे ये आदमी खड़ा होकर उस व्हीकल को देख रहा है वो एक्चुअल में उस बंदे के, मतलब उस आदमी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो वो जो है ये वाला व्यक्ति ये भी मोशन कर रहा है लेकिन पीछे की तरफ। और अगर हम इस आदमी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो ये आदमी क्या कर रहा है, इसकी व्हीकल क्या कर रही है, आगे की तरफ मोशन कर रही है। मतलब इन दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता है, मोशन दोनों का हो रहा है लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, इसलिए इन दोनों के बीच का मोशन भी अलग अलग है। ठीक है, ये पीछे की तरफ मोशन कर रहा है उसके नज़रिए से और इसके नज़रिए से ये आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि सारी चीज़ें जो होती हैं वो मोशन में होती हैं लेकिन उसका देखने का जो नज़रिया होता है उससे बता सकते हैं हम कि वो मोशन में है या रेस्ट की पोजीशन में। ओके, तो ये होता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आता है आपका
स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है। व्हाट इज़ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, फिर भी एक बार बता देती हूँ। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में ये डिफरेंस होता है कि जो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी ये होता है कि जिसमें आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। मतलब कि स्केलर क्वांटिटी इज़ अ quantity that has only magnitude and vector quantity is a quantity that has magnitude and direction both, okay। जैसे स्केलर क्वांटिटी जो होती है हमारी, उसका जो एग्जांपल है डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब हमारी स्केलर क्वांटिटी हैं क्योंकि इस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है, ये सब हमारी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों यूज़ किए जाते हैं, ओके। तो होपफुली आपको ये याद होगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो ये सब तो हमने 9th में पढ़ा हुआ है, बट अब हम इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे और डीप तरीके से बात करेंगे। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको पता ही होगा, दूरी और विस्थापन। तो डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। डिस्टेंस का मतलब होता है द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु आपकी मोशन में थी, उसके मोशन में रहते हुए कितनी जो लेंथ थी, कितना जो टोटल पाथ था वो ट्रैवल किया गया है, ये कहलाता है डिस्टेंस यानी कि दूरी। डिस्टेंस जो होता है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और ये जो डिस्टेंस होती है वो या तो आपका पॉजिटिव में रहती है या तो आपका ज़ीरो में होती है। डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। अगर हमारी जो दूरी है वो हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसने कोई दूरी चली, फिर से वो वापस उसी पॉइंट पे आ गया जहाँ से उसने शुरू किया था, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो हमारी डिस्टेंस थी वो डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि उसने उस दूरी को चला है। ये कम नहीं हो सकता कि मतलब फिर से वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो जो उसने दूरी जो तय की है वो कम हो गई या उसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है या आप खुद ही हो, ठीक है। तो आपका जो इनिशियल पॉइंट था जहाँ से आपने स्टार्ट किया चलना, और कोई एक आपकी फाइनल पोजीशन थी जहाँ आपको पहुँचना था, तो उसके बीच में जो भी सबसे छोटा पाथ होगा और जो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होगा, तो वो आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने चाहिए, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, ये कुछ भी हो सकती है क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका डायरेक्शन पे। इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये जो दूरी होती है ये उसके बराबर भी हो सकता है या विस्थापन उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है। अभी बात कर रही हूँ पहले मैं डिस्टेंस के बारे में। तो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे थे और यहाँ पे हमें जाना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ये हमारा घर है, यहाँ से हमको स्कूल जाना था और बीच रास्ते में हमारा कोई फ्रेंड है उसका घर पड़ता है, ठीक है। तो जैसे हम इसका डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि इसकी डिस्टेंस कैसे होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमारा जो घर है यहाँ से हमें निकलना है और यहाँ पे हमें पहुँचना है, मतलब हमें अपने स्कूल पहुँचना है या वर्क के लिए कहीं ऑफिस में पहुँचना है, तो कोई भी एक फाइनल डिस्टेंस है, मतलब फाइनल पॉइंट है जहाँ हमें पहुँचना है, और कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमने शुरू किया। डिस्टेंस में क्या होता है उस केस में बता रहे हैं कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर मान लेते हैं कि हमें सीधा जाना था,
मतलब हम चाहते तो यहाँ से यहाँ सीधा जा सकते थे, ये सीधा रास्ता था हमारे पास, लेकिन हमारा जो फ्रेंड का घर है हमें उससे मिलते हुए जाना है। तो हमने क्या किया कि हम पहले यहाँ से गए, फिर यहाँ घूमे, फिर यहाँ घूमे, फिर यहाँ घूमे, फिर दोस्त के घर पहुँचे, फिर दोस्त के साथ यहाँ से यहाँ, फिर वापस आ गए घर की तरफ, फिर घर से इधर से इधर, इधर से इधर करके, और फाइनली हम अपने स्कूल पहुँच गए। तो अब बात ये है कि डिस्टेंस के केस में ये होता है कि अगर आपका जो ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये जो एंडिंग पॉइंट था, यहाँ पे आपको पहुँचना था, लेकिन जो हम ये घूमते हुए बिल्कुल पहुँचे हैं अपने स्कूल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम फिर से यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पे हम चले थे, यहाँ से हम पहले घूमते घुमाते अपने फ्रेंड के घर गए, फिर फ्रेंड के घर से फिर से हम अपने घर की तरफ आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो यहाँ इसके बीच की दूरी थी हमारे फ्रेंड के घर से जाने की और फिर फ्रेंड के घर से हमारे घर आने की, तो ये दूरी इसका मतलब ये नहीं है कि कम हो जाएगी, कि अगर हम फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँच गए तो वो दूरी जो है माइनस हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमारी जो लेंथ थी वो कवर की जाएगी, क्योंकि हमने इतना जो है लेंथ है ये कवर की है, हम यहाँ तक चले हैं, ठीक है। तो फिर से ये पूरा रास्ता था, इसका जो डिस्टेंस था ये कवर होगा, मतलब ये डिक्रीज़ नहीं हो सकता अगर हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आ जाएं तो, ठीक है। तो ये जो दूरी होती है ये आपका टोटल पाथ लेंथ होता है, जो भी आपका मोशन करते हुए चला गया है, जितना भी आपने उसको ट्रेवल किया है। अब डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि जैसे ये हमारा इनिशियल पॉइंट था और ये हमारा फाइनल पॉइंट था, यहाँ से हमें चलना था, यहाँ पे हमें जाना था, तो हमने यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। अगर हम घूम भी रहे हैं, ठीक है, घूम भी रहे हैं अगर हम यहाँ पे, तो उसके बाद लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो हमारा एंडिंग पॉइंट है उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि हम कहीं पे भी घूम के जा रहे हैं या कैसे भी जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन ही होगी जो कि आपने कवर की है, मतलब जो आपका घर से लेके स्कूल के बीच में जो सबसे सीधा रास्ता था जहाँ से आपकी कम दूरी पड़ रही थी, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। क्या पता कि हम चले ही नहीं तो वो ज़ीरो हो गया, क्या पता कि हम चल के फिर से वापस आ गए तो वो नेगेटिव हो गया, और क्या पता हम चलते ही रह गए तो वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लेकिन जो भी आपकी डिस्टेंस होगी उससे डिस्प्लेसमेंट छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी बड़ा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, then turns and walks 3 kilometer towards north. After that, he walks 4 kilometer to west and finally 2 kilometer towards south. Find the total distance and the displacement of the person. ओके तो ये क्वेश्चन आपको करना है, उसके बाद इसका जो भी फाइनल आंसर होगा वो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।